जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है और इन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा बहुत धीमी गति से चारों तरफ घूमती होती हैं और ये गति इतनी धीमी होती है कि हम इसे महसूस ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष में ये केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही घूमती हैं। तो इतनी धीमी गति को हम मानवों के द्वारा महसूस करना असंभव है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये देखिए, हमने पिछले अध्याय में देखा था कि हमारी पृथ्वी विभिन्न परतों में बटी हुई है। ये है हमारा इनर कोर, उसके बाद आउटर कोर, देन मेंटल और फिर हमारा क्रस्ट। जो हमारा सबसे बाहरी परत हमारा क्रस्ट है, ये अनेक प्लेटों में विभाजित है और इसके बाद आता है हमारा मेंटल। और हम जानते हैं कि हमारा ये जो मेंटल है यहाँ पे भरा हुआ है मैग्मा। पिछले अध्याय में हमने मैग्मा और लावा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा भी था। तो ये जो मैग्मा है ये द्रवित अवस्था में पृथ्वी के अंदर घूमता रहता है, जिसके कारण हमारी क्रस्ट की जो परतें हैं इनमें मूवमेंट होता है। हमारी पृथ्वी के अंदर ये जो पिघला हुआ ये जो लिक्विड फॉर्म में मैग्मा उपस्थित है ये वृत्तीय रूप में मतलब गोल गोल घूमता है। किस प्रकार से? हम समझ सकते हैं कि अगर हम अपने पानी को बॉईल करें और इसके अंदर एक छोटी बॉल जैसी डाल दें तो वो गोल गोल घूमती है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है ये भी वृत्तीय रूप में घूमता है और इसके घूमने से कंपन होता है हमारी पृथ्वी के स्थल मंडल की प्लेटों में। इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। हमारी पृथ्वी पे दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, अंतर्जनित यानी कि एंडोजेनिक फोर्स और बहिर्जनित बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। यहाँ पे इनके नाम से ही बहुत स्पष्ट हो रहा है। एंडो इसका मतलब होता है अंतः यानी अंदर और एक्सो यानी कि बाहर। तो एंडो यानी कि अंतः, जैनिक यानी उत्पत्ति। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न कारकों के कारण जो बल होता है उसे हम कह रहे हैं एंडोजेनिक फोर्स और पृथ्वी के बाह्य कारकों के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है उसे हम कह रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्स। पहले हम यहाँ पे अंतर्जनित बल के बारे में ही देखेंगे। अंतर्जनित बल जो है ये दो प्रकार के परिणाम उत्पन्न करवाता है, जैसे कि आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। यानी कि आकस्मिक यानी कि तुरंत होने वाली गतियां और बहुत धीरे धीरे होने वाली गतियां। हमारी पृथ्वी पे जो अंतर्जनित बल लगता है इसके कारण हमारी पृथ्वी के परिणाम के रूप में हम देख सकते हैं भूकंप को, ज्वालामुखी को और भूस्खलन को। जबकि पृथ्वी के अंदर होने वाली गतियों के कारण ही हम देख सकते हैं पर्वतों के बनने को। लेकिन ये जो पर्वतों का बनना है इसे हम एक दिन, एक सप्ताह या एक वर्ष या 10 वर्ष में भी नहीं देख सकते। इसमें अनेकों हजारों वर्ष लगते हैं। जबकि भूकंप कुछ सेकंड्स के लिए ही आता है और हम इसे देख सकते हैं। ज्वालामुखी को हम कुछ मिनटों में देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें आकस्मिक बल कहते हैं और इन्हें पटल विरूपण बल। अपने पिछले अध्याय में हमने ज्वालामुखी के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन किया था, उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा था। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर स्थित एक खुला छिद्र होता है, एक खुला छेद के समान होता है, जहां से हमारी पृथ्वी की अगली परत जो है मेंटल, उसमें उपस्थित द्रवित रूप में भरा मैग्मा बाहर आता है। हमारी मेंटल की परत होती है जिसके अंदर होता है हमारा मैग्मा चैम्बर, मैग्मा कोष्ठ, और इसके ऊपर होती है हमारी परपटी और इस परपटी के ऊपर एक खुले छिद्र के रूप में उपस्थित होता है ज्वालामुखी, जिसके खुले मुख से ये मैग्मा लावा बनके धरती की सतह पर आता है और इस मैग्मा के साथ आती हैं कई प्रकार की गैसें और राख के कण। अध्याय में हमने इस पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा था। तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि ज्वालामुखी के फटने से जिन शैलों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो अभी हमने अपनी पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण आने वाले आकस्मिक प्रभावों में एक प्रभाव को देखा जो था ज्वालामुखी। अगला प्रभाव है भूकंप का। अब हमें जिस अगले आकस्मिक बल के बारे में देखना है वो है भूकंप या अर्थक्वेक। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, जिसे हम नाम देते हैं भूकंप का या फिर अर्थक्वेक का। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 3 अलग अलग लेयर्स में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। और हमारी जो सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी, ये विभाजित है अनेक प्लेटों में
और हम ये भी जानते हैं कि हमारी भूपर्पटी के बिल्कुल नीचे पाया जाता है मेंटल, जिसमें भरा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, द्रवित रूप में मैग्मा, जो वृत्तीय रूप में गति करता रहता है। और इस मैग्मा के गति करने के कारण गति होती है हमारी भूपर्पटी की प्लेटों में। हालांकि सामान्यतः यह गति इतनी धीमी होती है जिसे हम मनुष्य महसूस नहीं कर पाते, परंतु कई बार ये गति बहुत अधिक ऊर्जा के साथ होती है। ये प्लेट एक के ऊपर एक चढ़ने का प्रयास करती है, प्लेट अपने स्थान से विस्थापित होती हैं और इस परिस्थिति में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है और हमारी धरती पर कंपन होता है। ये प्लेटें वाइब्रेट होती हैं और हमें महसूस होता है कि हमारी धरती हिल रही है, जिसे हम नाम देते हैं भूकंप का या फिर अर्थक्वेक का। इस भूकंप की जो तरंगे होती हैं उन्हें हम 3 तरंगों में, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, यानी कि भूकंप के द्वारा पैदा की जाने वाली तरंगों को 3 प्रकार में बांटा जाता है। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और पृष्ठीय तरंगे। मैं अभी इन वेव्स, इन तरंगों के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हायर क्लासेस में, अगली ही क्लास में हमें इस भूकंप को बहुत अधिक गहराई से समझना है। इसलिए अभी हमने भूकंप के बारे में जितना समझा वो 7th के एनसीईआरटी के हिसाब से इनफ था। इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो प्लेट होती हैं ये एक दूसरे से जब टकराती हैं तो जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं उद्गम केंद्र। और ये उद्गम केंद्र तो पृथ्वी की धरती के नीचे होगा, लेकिन इसके ऊपर हमारी सतह पे, हमारी परपटी पे जो बिल्कुल से सीधे लाइन बनाई जाए तो जो केंद्र हमें मिलता है उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। भूकंप की भविष्यवाणी करना ये तो संभव नहीं है। हम नहीं बता सकते कि आज भूकंप आया था तो अगला भूकंप कब आएगा। हाँ, लेकिन पहले से भूकंप की तैयारी करके, इसकी आपदाओं से होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए तैयारी करके हम इसके प्रभाव से बच सकते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। प्राकृतिक तरीके हैं, जैसे कि जब भूकंप आने वाला होता है तो तालाब में मछलियों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है और सांप जैसे धरती के नीचे रहने वाले जीव धरातल पर आने लगते हैं। हमारी दुनिया ने अनेकों बार भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा के प्रकोप को झेला है। यहाँ पे बताया गया है भुज में आए गए भूकंप के बारे में, जिसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसे कहते हैं भूकंप लेखी। यानी कि भूकंप को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग हमने किया उसे हमने भूकंप लेखी कहा। लेकिन भूकंप की जो तीव्रता है उसे किस पैमाने पे मापा जाता है। जैसे कि हम अपना जो वेट मापते हैं वो हम मापते तो वेटिंग मशीन में है। वजन मापने का उपकरण हो गया वेटिंग मशीन, लेकिन मापते काय में, लीटर में नहीं ना, किलोग्राम में। ऐसे ही जो भूकंप है उसको हम मापते तो भूकंप लेखी में है, लेकिन उसकी जो तीव्रता है उसका पैमाना होता है रिक्टर स्केल। हमें कई बार थोड़ा अजीब लगता है कि ये कहाँ से लिया होगा, तो जान लीजिए कि 1935 के आसपास ये जो वैज्ञानिक थे इनका नाम था, इनका सरनेम था रिक्टर। तो इनके आधार पे, इनके सरनेम के आधार पे जो भूकंप लेखी यंत्र है उसके पैमाने को रिक्टर नाम दिया गया। फिर ये जो भूकंप की तीव्रता होती है इसको संख्या में हम मापते हैं कि जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसे हम कहते हैं कि इसका प्रभाव नहीं के बराबर है। उसके बाद जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है उसमें हम कहते हैं कि ये वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और वो भूकंप जिसकी तीव्रता 6 और उससे अधिक होती है उसे शक्तिशाली भूकंप कहते हैं। और जिसकी तीव्रता 7 अथवा उससे अधिक होती है उसे सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप का नाम दिया जाता है। यहाँ पे से बचाव की तैयारी के कुछ उपाय दिए गए हैं, जैसे कि जब भूकंप आए तो हमें सुरक्षित स्थानों पर रहना चाहिए, जैसे कि रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। क्यों? अगर हम टेबल के नीचे होंगे तो जो हमारी छत है जब वो गिरेगी या छत से कोई सामान गिरेगा तो वो डायरेक्ट हमारे सर पे नहीं गिरेगा, या तो वो टेबल पे गिरेगा और टेबल से गिरने के बाद हमारे सर पे भी लगेगा तो उसका वेग बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है आपको कुछ चीजें बहुत बेसिक लगे और लगे कि हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि हम क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम क्लास 12 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तब आपको सब कुछ कंप्लीट ही मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि भूकंप से बचने के लिए हमें दूर रहना चाहिए आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास से और ऐसी चीजों से जो तुरंत टूट सकती है, जैसे खिड़कियां और कांच की चीजों से।
इसके अलावा हमें पहले से ही हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे कि आज हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमें भूकंप की तैयारी कैसे करनी है, तो हमें इस जानकारी को अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच फैलाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे भी आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे हमने अपनी अर्थ के मूवमेंट में अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस में आकस्मिक बलों को देख लिया, हमने भूकंप को देख लिया, ज्वालामुखी को देख लिया, और भूस्खलन इसे हम आगे वाली क्लास में देख लेंगे। और जो पटल विरूपण बल है, वो बल जो धीरे धीरे गति करता है, उसमें है पर्वत निर्माणकारी बल। तो इसे हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि पर्वत के कितने प्रकार होते हैं और वो कैसे निर्मित होते हैं। अब हमने देखना है पृथ्वी की गतियों के बहिर्जनित बलों के बारे में, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, ये होते हैं अपर्दन और निक्षेपण से, और ये अपर्दन और निक्षेपण विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से होते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं। अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। इस लाइन का मतलब है कि अपक्षय या अपर्दन, ये दो नाम की जो प्रक्रियाएं हैं, ये हमारी दृश्य भूमि को, मतलब कि हमारी ऊपरी सतह को जिसे हम देख सकते हैं, उसे लगातार विघटित करते हैं, यानी कि उसके कणों को बहा के ले जाते हैं, और इसे हम कहते हैं अपर्दन। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे घटक क्षय को अपर्दन, इनके द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं और अगले स्थान पे उनको निक्षेपित कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण का जो ये प्रक्रम है, ये धरती के धरातल पर लगातार चलता रहता है और इससे निर्माण होती हैं विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां। सिंपली हमारी जो शैलें हैं, जो धरती के विभिन्न कण हैं, उनको ले जाना वो कहलाता है अपर्दन, और उनको ले जाके एक स्थान पे छोड़ देना, इकट्ठा करना, वो कहलाता है निक्षेपण। ये निक्षेपण जो है, ये विभिन्न माध्यमों से होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है नदी के कार्य, मतलब कि नदी के द्वारा किए जाने वाले अपर्दन और निक्षेपण से। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो ये जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल। वे वाटरफॉल क्या होता है और ये कैसे बनता है, इसे हम डीपली समझेंगे। हम जानते हैं कि हमारी धरती विभिन्न प्रकार के शैलों से, विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी है। तो ये चट्टानें कई प्रकार की हैं, कुछ हार्ड टाइप्स की होती हैं और कुछ सॉफ्ट रॉक होते हैं। और ये जो जलधारा है, जब ये इन चट्टानों के ऊपर से बहती है, तो ये नदियां इनको अपर्दित करती हैं, इन चट्टानों को अपर्दित करती हैं। तो ये जो हार्ड रॉक होते हैं, ये बहुत धीमी गति से अपर्दित होते हैं, और जो सॉफ्ट रॉक होते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी अपर्दित हो जाते हैं। और इसीलिए जब ये जलधारा इन चट्टानों के ऊपर से बहती है, तो ये हार्ड रॉक यहाँ पे कम अपर्दित हुए, और ये जो सॉफ्ट रॉक थे, ये जलधारा के अपर्दन से अधिक मात्रा में अपर्दित हो गए और जलधारा को बहने के लिए अधिक स्थान दिया, और इस प्रकार निर्मित हुआ एक जलप्रपात, एक वाटरफॉल। इस प्रकार निर्मित होते हैं जलप्रपात या फिर वाटरफॉल। यहाँ पे हम अपनी बुक के डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये थे कठोर शैल और इसके नीचे थे मृदु शैल, जिनसे निर्मित हुआ ये जलप्रपात। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे में सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। अब तक हमने देखा नदियों के द्वारा किए जाने वाले अपर्दन और निक्षेपण के बारे में, और अब हमें देखना है नदी के द्वारा की जाने वाली गतियों के बारे में, कि किस प्रकार नदी बहती है, किस प्रकार उसमें गति होती है। नदी की गतियों का ये जो टॉपिक है, ये हमारी ज्योग्राफी के हायर क्लासेस के टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे अपने डायग्राम से समझाऊंगी और आप भी इसे ध्यान से समझिएगा। जब भी हम हमारी नदियों को देखते हैं, तो वो हमें सीधी दिशा में गति करती नहीं दिखाई देती, वो सीधी नहीं बहती। जब हम उन्हें देखते हैं तो उनकी गति मोड़दार होती है, विसर्पों के साथ होती है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये नदियां, ये जलधाराएं सीधी दिशा में क्यों नहीं बहती, क्यों ये मोड़ों के साथ, विसर्पों के साथ बहती हैं। चलिए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।
हमने अभी देखा कि नदियां विभिन्न मिट्टी के कणों का, धूल के कणों का अपरदन करती हैं और ये अपने साथ उन कणों को बहा के लाती हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये नदी चली थी और यहाँ पे इसने या फिर यहाँ पे इसने उन अपरदित किए हुए कणों को निक्षेपित किया, यहाँ पे उन सारे कणों को इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे जो थोड़ा सा मिट्टी का स्थान ऊंचा बन गया तो यहाँ से इसने मोड़ ले लिया, यहाँ पे इसने विसर्प का निर्माण किया और अपनी दिशा को बदल लिया। और दिशा को बदलने के बाद इतने रास्ते में इसके पास जो अपरदित पदार्थ थे, जो यहाँ पे निक्षेपित नहीं हुए थे, उनको यहाँ पे निक्षेपित किया, यहाँ पे इकट्ठा किया और यहाँ से नया विसर्प बना लिया। और ये प्रक्रिया आगे तक चलती रहेगी और ये विसर्पों के साथ गति करेगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नदियों में जो विसर्पों की संख्या होती है वो इसकी चौड़ाई पे निर्भर करती है। वो नदियां जो पतली होती हैं वो चौड़ी नदियों की अपेक्षा अधिक विसर्पों का निर्माण करती हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये नदी पतली थी तो इसमें अधिक विसर्प है, जबकि चौड़ी नदी में कम विसर्प होते हैं। इसीलिए हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि ये मोटी नदी यहाँ से आई थी, ये चौड़ी नदी यहाँ से आई थी और इसकी यहाँ पे जब वितारिकाएं निकली तो इनमें अधिक विसर्पों का निर्माण हुआ, ये अधिक मोड़दार मार्गों से बही। तो शायद अब आपको नदी के विसर्पों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं चाप झील को। हमने अभी देखा कि नदियां विसर्पों के साथ मोड़दार मार्ग में बहती हैं, लेकिन कई बार ये विसर्प इतने पास आ जाते हैं, इतने निकट आ जाते हैं कि ये एक दूसरे से मिलने लगते हैं और ऐसी परिस्थिति में इनका एक भाग कट के इनसे अलग हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे ये विसर्प मिल रहे थे तो इनसे ये भाग कट के अलग हो गया और इसे नाम दिया जाता है चाप झील का या फिर ऑक्सबो लेक का। प्रकार नदी के विसर्पों के निकट आने से चाप झीलों का निर्माण होता है। तो चलिए, अभी तक हमने नदी की इन मोड़दार घुमावों के बारे में देखा, मतलब इन विसर्पों को समझा, चाप झील के बारे में समझा। अब हम देखते हैं बाढ़ का मैदान। जब ये नदियां इन विसर्पों के माध्यम से बहती है तो ये अपने आजू बाजू निक्षेपण के माध्यम से जिस मैदान को निर्मित करती है उसे कहते हैं बाढ़ का मैदान। और इसके आजू बाजू निक्षेपण से जो तट है ये कुछ ऊपर उठ जाता है, उसे हम कहते हैं तटबंध। हम जानते हैं कि ये जो बाढ़ का मैदान होता है, नदी के आसपास का मैदान होता है, ये बहुत ही उपजाऊ होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम नाम देते हैं वितारिका या फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहाँ पे नदी की चाल इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए हुए जो मलबे हैं, जो धूल के कण हैं, जो मिट्टी के कण हैं, जो अवसाद है, उसको और आगे नहीं ले जा पाती। ये उसे वहीं निक्षेपित करती है, वहीं इकट्ठा करती है और प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने पे निर्माण करती है डेल्टा का। ये डेल्टा इन मुहानों के अवसादों के संग्रह से बनता है। ये देखिए, इसे यहाँ समझते हैं। यहाँ पे ये जो मुख्य नदी थी, ये समुद्र के पास आते आते अपनी गति को बहुत धीमा कर लेती है और अनेकों वितारिकाओं में विभाजित हो जाती है। और इसके साथ जो लाया हुआ मलबा था कि यहीं पर निक्षेपित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और इससे जब ये समुद्र से मिलती है तो इसके किनारों पे निर्मित होता है डेल्टा। तो चलिए, अभी तक हमने धरती की जो गतियां हैं, जो पृथ्वी की गतियां हैं, उनमें बाहर जनित बल के बारे में पढ़ा और उसमें जो अवसाद और निक्षेपण होता है उसके पहले कारक नदी के द्वारा किए जाने वाले कार्य को देखा। अब हमें देखना है समुद्री तरंग के द्वारा किए जाने वाले कार्य को। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं और दरार विकसित करती हैं। इसे समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो समुद्र है, इसका जो जल है, ये गतिशील होता है। इसमें लगातार समुद्र में लगातार लहरें उठती हैं, कई बार ज्वार भाटे भी आते हैं, जिसे हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये जो समुद्री तरंगे होती हैं, ये लगातार रूप से शैलों से, चट्टानों से टकराती हैं। देखिए, ये चट्टान थी, ये समुद्र के बीच में थी। जो समुद्री तरंगे हैं, ये लगातार इस चट्टान से टकराई और टकराते टकराते ये इनके बीच में छिद्र से निर्मित करती है, इन चट्टानों को तोड़ती जाती हैं। तो तोड़ते तोड़ते इनके बीच में गुफा निर्मित होती है, जिसके हम नाम देते हैं समुद्री गुफा का। कई बार ये इतनी देर तक और इतनी गहराई से टकराती हैं कि ये आर पार निकल जाती हैं और इस तरह ये निर्मित करती हैं तटीय मेहराब को, एक आर्क को
ये देखिए यहाँ पे ये नदी इस शैल से टकराई और टकराते टकराते आर पार हो गई और उसने निर्मित किया तटीय मेहराब को। कई बार ये समुद्री तरंगे शैलों से इस प्रकार टकराती हैं कि उनके छत को भी तोड़ देती हैं और केवल इन चट्टानों का केवल एक दीवार जैसा भाग बचता है, जिसे हम नाम देते हैं स्टैक का। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं और समुद्री तरंगों के किनारों पर अफवाह जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। चलिए, हमने पृथ्वी की गति के एक्सोजेनिक फोर्स में दूसरे कारक को भी देख लिया। अब हम देखते हैं तीसरे कारक हिमनद के कार्य के बारे में। हिमनद या हिमानी क्या होती हैं? इसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था। हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। पहाड़ों पे वो नदियां जो बर्फ के रूप में जमी हुई होती हैं उन्हें हम ग्लेशियर या हिमानी का नाम देते हैं। हिमानी भी अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करती है। जैसे कि हमने देखा था कि जब जलधारा बहती है, जब नदी बहती है, तो ये अपने साथ बहुत से मिट्टी के कण, बालू के कण को बहा कर लाती है और उन्हें निक्षेपित करती है। तो सेम उसी प्रकार से जो हिमानियां होती हैं, ये भी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का मतलब कि हमें दिखाई देने वाली भूमि की परत का अपरदन करती हैं। और ये जो हिमनद है, ये गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं, गहरे गड्ढे बनाती हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फ पिघलती है तो उन गड्ढों में, उन गर्तों में जलभराव होता है, पानी भर जाता है और निर्मित होती हैं सुंदर झीलें। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल यानी कि छोटे बड़े पत्थर, रेत और तलछट मिट्टी में निक्षेपित होते हैं यानी कि इकट्ठे होते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे बहिर्जनित बलों के अपरदन और निक्षेपण के अंतिम कारक को, जो है पवन। पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में हम शत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। शत्रक शैल यानी कि मशरूम शैल। पवन शैल ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है और इसीलिए शत्रक शैल का निर्माण होता है। ये देखिए, इसे कहते हैं मशरूम शैल या फिर छत्रक शैल, क्योंकि जब पवन अपरदन करती है तो ये चट्टानों के शैलों के नीचे वाले भाग पे अधिक तेजी से अपरदन करती है और ऊपर वाले भाग पर कम गति से अपरदन करती है। इसी प्रकार नीचे के शैलों के अधिक अपरदन से यानी कि अधिक कटाव से इस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है, जो कि नीचे से संकीर्ण यानी कि सक्रिय और ऊपर से विस्तृत होते हैं। पवन जब चलती है तो अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाती है और पवन का जब बहाव रुकता है तो ये गिरकर छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण करती है, जिन्हें हम कहते हैं बालू टिप्पा। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु इनको उठा के अत्यधिक दूर तक ले जाती है और बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं और निर्मित करते हैं लोएस। इसका एग्जाम्पल है चीन में उपस्थित विशाल लोएस। डायग्राम में विभिन्न प्रकार के बालू टिप्पों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने अपने सारे स्टार्टिंग टॉपिक को किस